Hello everyone, this is your teacher संजीव कुमार। देखो हम लोग पिछले क्लास तक में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंटिन्यूअस बॉडी के लिए काम किए थे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट सीखे थे, कुछ प्रॉब्लम सिखाए थे। अब आज से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कंसेप्ट एंड गॉस लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक ना। देखो हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। वैसे तो आज हम लोग लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही कंसंट्रेट रहेंगे, थोड़ा बहुत गॉस लॉ के लास्ट में यूज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के पहले तुमको समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर को। देखो एरिया वेक्टर का डिफिनेशन क्या है। एरिया निकालने में तो तुमको दिक्कत है नहीं, एरिया निकालना तो तुम जानते ही हो। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए एक रेक्टेंगल है, सपोज करो इसका ये जो साइड है ए है और ये साइड बी है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ए इंटू बी बोल दोगे। लेकिन यहाँ एक टर्म यूज किया गया एरिया वेक्टर, यानी वेक्टर में तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये याद रखना कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। जैसे मान लो ये प्लेन सरफेस है, कोई पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा तो बोलेंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो इधर भी बोल सकते हो, इनवर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन जब भी बोलना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, ये बात जरूर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि आखिर ये परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं। खैर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये जानो, तो जैसे ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सोचो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो इसको आई बोले, इसको जे बोले, तो इसको के बोलेंगे ना। यानी एरिया वेक्टर जो है, याद करो वेक्टर में पढ़ता था ना, एक्स एक्सिस को आई से डिनोट करते थे, आई कैप, इसको जे कैप, और जेड डायरेक्शन इधर लेते थे, उसको हम लोग के कैप। यानी कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस के अलोंग, के में डायरेक्टेड है। ऐसे माइनस के में भी बोल सकते हो। हाँ, जो तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन चल रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, तो देखो इसके लिए तुमको पहुंचना पड़ेगा वेक्टर। जब तुम पढ़ते थे वेक्टर में, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, चलो याद दिला दे रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जब निकालते थे तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल होता था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया होता था, ठीक ना। ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसके एरिया के इक्वल आता था ये क्रॉस बी। अब तुम कहोगे कि भाई हम तो सीखे थे ए क्रॉस बी मॉड मॉड बी साइन थीटा होता है, तो वही मॉड मॉड बी साइन थीटा जो निकालते हो ना, वास्तव में तुम देखना अपने वेक्टर के कॉपी में ये इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता था। और लास्ट में तुम डायरेक्शन को बताने के लिए एन कैप लिखते थे जो उसके डायरेक्शन को बतलाता है। तो याद करो, तो ए क्रॉस बी एरिया को बतला रहा है और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन स्क्रू रूल के अनुसार देखा जाता है, जो तुम वेक्टर में पढ़े थे। ए से बी की ओर जाओ, देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो याद करो आउटवर्ड स्क्रू रूल में पढ़ा था ना। यानी कि तुम कह सकते हो कि इस फिगर में एरिया वेक्टर किधर डायरेक्टेड, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किधर डायरेक्टेड है, तो आउटवर्ड। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो
तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उस आधार पे तुम कह सकते हो कि एरिया का भी डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन कोई कहे कि अच्छा ए क्रॉस बी के जगह बी क्रॉस ए निकालते, वो भी तो एरिया होता, बोलेंगे हाँ वो भी एरिया होगा, बस बी क्रॉस ए देखोगे तो बी से ए आओगे तभी क्या हो जाता क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हो जाता तब इनवर्ड न बोलते। यानी इसी कारण से कोई भी प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है तुम उसको आउटवर्ड भी बोल सकते हो और इनवर्ड भी बोल सकते हो। समझ गया? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हम लोग समझे कि कोई भी प्लेन सरफेस हो उसका अगर तुमको एरिया निकालना है, एरिया वेक्टर बताना है, तो एरिया तो जैसे तुम निकालने के लिए पहले से जानते हो, मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में जो जानते हो एरिया वैसे निकाल लो। और डायरेक्शन किधर होगा तो बस डायरेक्शन के लिए जानना कि उसका डायरेक्शन हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है? अब देखो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम तुमको सिखाए क्यों? क्योंकि मुझे आगे सिखाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे। हाँ, अभी हम जो भी बात कहें प्लेन सरफेस के लिए, अगर मान लो कर्व सरफेस, ऐसे स्फेरिकल सरफेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा, यहाँ, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, लेकिन प्लेन सरफेस रहेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई भी लिख देते हैं, फाई ई लिख दिए या केवल फाई भी लिखे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग उसको बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सही मायने में क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक मिनट के लिए कि इस क्लासरूम में इधर लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है ना, लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा, हर जगह लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा, और हम इस पेज को क्या किए ऐसे रख दिए, तो सोचो लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करके जाएगा, और जितना ही ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी तुम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the number of electric lines of force crossing through the surface। यानी कोई भी सरफेस के थ्रू अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा तो बोलेंगे कैलकुलेशन तो अलग बात है, जितने ज़्यादा संख्या में लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सोचो, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड और ये जो सरफेस है हम इसको ऐसे रखे हुए, तो सोचो लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस कर रहा है। अगर इसी सरफेस को हम ऐसे रख दें तो क्या उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा? अब कुछ कम हो जाएगा कि नहीं? अगर ऐसे इसको रख दो तो देखो तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है अगर इस तरह से है तो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है सीधे ऐसे चला जा रहा है, कोई क्रॉस तो नहीं करेगा। यानी कि अगर हम सरफेस के ओरिएंटेशन को देखो, जैसे मान लो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को अगर बदलते जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? बदलते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस जो है वो बदलते जाएगा। समझ गया? यानी कोई भी सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको कैलकुलेट करना है तो तुमको देखना पड़ेगा कि उस सरफेस का एरिया वेक्टर का
एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। कारण कि अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को भी बदलते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो बदलते जाएगा। दूसरी बात समझना, अगर हम एरिया को बड़ा करते जाए, ये पेज और बड़ा होगा, तो बतलाओ तो लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा संख्या में क्रॉस करेगा कि नहीं। यानी जितने ज़्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। फिर समझो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब जानते हो ना लाइन्स ऑफ फोर्स डेंसर दिखाते हैं। यानी जितना ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतना ही ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा। तो अब तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि आखिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे। जैसे सपोज करो, मान लो एक सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर डायरेक्टेड है, फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब तुमसे कहा गया कि बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखो इसको मेजरमेंट का मेथड क्या है, क्या करो, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा वही किसका डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, बीच का एंगल देखो, समझ लो। अब तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is numerically equal to the dot product of electric field and area vector। यानी इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, मतलब फ्लक्स कितना होगा, तो बोलेंगे फ्लक्स होगा E डॉट एरिया वेक्टर। देख लो, E इधर डायरेक्टेड, एरिया वेक्टर इधर डायरेक्टेड, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो क्या लिखते हो, E कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स जो है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे ही नहीं डिपेंड कर रहा, ये तो समझा, ये जितना ही ज़्यादा होगा। देखो ज़्यादा होने मतलब क्या, एकदम लाइन्स ऑफ फोर्स खूब डेंसर होगा, नज़दीक होगा। एरिया जितना ही बड़ा होगा, या ई और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अलग अलग होगा, तो फ्लक्स भी अलग अलग होगा। थोड़ा देख लो तो, अगर तुम थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दो तो क्या होगा, जैसे इसी सरफेस को ऐसे रोटेट कराते ऐसे कर दो, यानी समझो यहाँ पे ऐसे, अगर मान लो सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बतलाओ तो एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, बीच का एंगल 90, फ्लक्स 0 हो जाएगा कि नहीं। इसको तुम इस तरह से समझो, जैसे प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, बतलाओ तो क्या कोई लाइन्स ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करेगा क्या, ये तो लाइन्स ऑफ फोर्स इसको टच करते हुए ऊपर से पास करेगा, नीचे से, लेकिन कोई क्रॉस नहीं ना करेगा। और जब तक कोई सरफेस को लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करे उसके थ्रू कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है। तो इतना तो समझ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी प्लेन सरफेस के लिए मेजर करना हो तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, एरिया कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अब तुम्हारे माइंड में एक कन्फ्यूजन और आएगा, और वो कन्फ्यूजन ये है कि ये एरिया वेक्टर आप जो इधर लिए, हम तो चाहते तो एरिया वेक्टर इधर भी ना ले सकते थे,
क्योंकि आप तो सिखाए हैं एरिया वेक्टर को प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। तो देखो इसमें तुम एक बात याद रखना, जब भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, ठीक ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे, जब भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, जैसे डिस्क हो, है ना, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जब भी हो और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो, तो जनरली हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही डायरेक्शन लेते हैं जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता ना तो हम लोग एरिया वेक्टर वाला डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। क्या बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड में होगा ना, एरिया वेक्टर, खास करके 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, आगे 3 डायमेंशनल सिखाएं, जब भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, प्लेन सरफेस हो, तो उसमें एरिया वेक्टर का जब भी तुमको डायरेक्शन लेना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो लेना है, लेकिन उसी सेंस में लेना जिस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुमसे कहा गया a plane surface of area 5 meter square is placed in XY plane. Find electric flux through this plane surface if electric field is 2 Newton per Coulomb I। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। पूछा जा रहा है तुमसे कि एक प्लेन सरफेस है, एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, और इसको कहाँ रख दिए, XY प्लेन में। चलो यही प्लेन सरफेस, चलो जी इसको हम लोग रख दिए XY प्लेन में। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा, तो बोलेंगे इसका एरिया जो होगा वो तो 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, तो एरिया तो 5K हो गया। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 2I है। अब बतलाओ फ्लक्स कितना होगा, तो E डॉट एरिया, E हो गया 2I, एरिया है 5K। देखो तो I डॉट के 0 होता है क्या, और ऐसे भी सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्वेश्चन में, किधर है, I में, एरिया वेक्टर किधर हो गया, K में, बीच का एंगल 90 हो गया ना, और जानते हो ना कि डॉट प्रोडक्ट में बीच का एंगल जब 90 होता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। मान लो तुमसे इसी में कहा जाता सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम if this plane surface is placed in YZ प्लेन, समझना, कह रहा YZ प्लेन में रख दिए इसको। अब बतलाओ फ्लक्स क्या होगा। देखो इधर X है, इधर Y है और इधर Z है, YZ प्लेन। देखो फिगर तो इस तरह से बना है YZ प्लेन, माइंड में ऐसे समझना, ये है Z एक्सिस, ये Y एक्सिस, YZ प्लेन, ठीक ना। चलो तुमको पेज के हेल्प से समझा दें। देखो ये Y है और इधर Z है, ये हो गया YZ प्लेन। इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। बोलो एरिया वेक्टर किधर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है।
तो हम किस साइड लें, इधर लें कि इधर लें? तो जैसा कि बतलाए, जब भी सिंगल सरफेस का बात हो, टू डायमेंशनल सरफेस का बात हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड में डायरेक्टेड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, जाहिर है हमको तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी हम लोग इसी डायरेक्शन में ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं इसके प्लेन के, और एरिया वेक्टर तो है ही। तो सोचो तो इस तरह से जिधर एरिया वेक्टर हुआ उधर ही कौन डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखें? तो फ्लक्स जो है बोलेंगे E डॉट ए। बोलो E कितना है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ E है 2I, और एरिया कितना है? तो एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर। ये भी किधर है, I में। अब बतलाओ I डॉट I पढ़ा है ना, वेक्टर में 1 होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बीच का एंगल 0। बतलाओ 10 हुआ क्या? अब इसका यूनिट क्या लिखें? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बोलो तो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। अगर तुमसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल इक्वेशन पूछते, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, 12th वगैरह में आ जाता है। तो देखो न्यूटन तो फोर्स वाला ना लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, mLT पावर -2, कूलम होता है I इंटू टी, मीटर स्क्वायर L पावर 2। देखो तो क्या हो गया, m L टू दी पावर 3, T टू दी पावर -3, I टू दी पावर -1। यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो ठीक है, पहले देखो एक बात तुम लोगों को ये बता दें फिर से, कितने स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर आप एरिया वेक्टर इधर ही क्यों लिए? एरिया वेक्टर में जब हमारा मर्जी है कि हम प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, तो आप इधर ही क्यों लिए? तो समझ लो एक तरह से एक कन्वेंशन है कि जब भी सिंगल सरफेस हो ना, और उससे जब लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करे, तो सोचो लाइंस ऑफ फोर्स का काउंटिंग वहाँ माइनस में करना बेहतर है क्या? तो इसलिए जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होना, उसी साइड वाला एरिया वेक्टर लेना। हाँ, वही जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ तुमको आगे सिखा रहे हैं तब कैसे करना है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब अगर हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, उसको तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और तब तुमसे कोई कहे कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझना। वैसे देखो हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो अभी और भी बेहतर लेवल के प्रॉब्लम, हम तो केवल एक सिंपल एक डिफिनीशन सिखाने के बाद सिंपल कुछ एग्जाम्पल लिए जिससे तुम फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखो। देखो जैसे तुमसे कहा गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज करो एक हम लोग क्यूब को ठीक ना, एक क्यूब को हम लोग इस तरह से प्लेस कर दिए जिसका जो है एक साइड जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई है, और ये वाला जो साइड है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक ना, समझ लो कि ये जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग। देख लो एक हम लोग क्यूब बनाए हुए, चलो इस क्यूब का साइड लेंथ मान लेते हैं ए, क्यूब का साइड लेंथ ए। अब तुमसे पूछा गया कि बतलाओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। बतलाओ तो इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखो जब भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बात हो, है ना, देखो जैसे ये क्यूबॉइड ही है, एग्जैक्टली एक क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड। चलो इसी पर सोचते हैं। अगर तुमसे कोई कहे ना इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो याद रखना एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर तो लेना ही है और वो आउटवर्ड में लेना है, ठीक ना, बाहर की ओर लेना है, अंदर नहीं लेना है। जब भी 3 डायमेंशनल, यहाँ भी पूछा जाए इधर, यहाँ इधर, इस सरफेस पर इधर, इस सरफेस पर इधर, यानी कि वो जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर उससे बाहर निकलते हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करना, ठीक है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, समझ लो लाइंस ऑफ फोर्स इधर डायरेक्टेड है। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे, तुमको समझ में आए, इसलिए ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बना नहीं रहे, ठीक। देखो समझना बात को, चलो इस क्यूब के प्रत्येक पॉइंट का कुछ नाम दे दे रहे, A B C D, चलो E F G H। तो कोई भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसमें कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, ठीक ना। देखो ये क्यूबॉइड है, इसमें 6 सरफेस है, देखो 1 इधर 2, अब बाकी ये 4 सरफेस। तुमसे कहा गया कि बतलाव इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी तुमसे पूछा जा रहा है इस 6 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। और ये याद रखना क्वेश्चन में दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन यही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, है ना, क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। देखो सबसे पहले जो है हम लोग काम करें कि ये जो प्लेन सरफेस है A B C D, इस प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, फिर इस सरफेस, फिर इस, बारी बारी से काम करते हैं। लेकिन देखो बहुत काम करना ही नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखो यही, इसको क्यों इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में है। अगर तुम इस सरफेस का बात करो, ये ऊपर वाले सरफेस का बात करो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ऊपर अपवर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बीच का एंगल 90, और बीच का एंगल 90 होगा तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, ई डॉट ए होता है। और अगर कंसेप्चुअली बात करो तो तुम ही सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए इधर जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है और तुम उसमें इसको रख दोगे, तो क्या ऐसा होगा कि कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा और फिर इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगा? नहीं ना, इसको टच करते हुए ऊपर से जाएगा, लेकिन क्रॉस तो इसको करने वाला नहीं। और जब तक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला नहीं है। वैसे ही इस सरफेस का भी बात करो तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का एंगल 90, फ्लक्स क्या होगा 0। या कॉमन सेंस से सोचो, लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है तो इसके पैरेलल जाएगा, इसको कभी क्रॉस तो नहीं करेगा। इसीलिए ये जो 4 सरफेस है, देखो 1 2 3 और इधर हो गया एक 4, ये चारों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए 0 होगा क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, या इस चारों सरफेस से कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर रहा है। यानी हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 4 surfaces will be 0 because
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन 4 सरफेस का बात हुआ है, टोटल सरफेस नहीं, अभी 6 सरफेस का बात कर, यानी 2 ठो और बचा हुआ है। अब थोड़ा बात करो ये जो डॉटेड किए हैं ABCD सरफेस, थोड़ा देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD, सोचो तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर तो इधर हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अगर हम लोग फ्लक्स निकालें, φ1 बोल रहे हैं, E डॉट एरिया, है ना, E डॉट एरिया बतलाओ तो, EA cos 180 लिखें क्या, बोलो। E इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का एंगल कितना, 180। और नहीं तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, E है I में, एरिया है -I में, ठीक ना। I डॉट I1 होता है तो जाहिर है -EA आ जाएगा। वो ऐसे भी बोल सकते हो, वो भी बात लिख दे रहे हैं। इसी को तुम चाहते ऐसे लिख सकते थे, EI एरिया वेक्टर -I, है ना। इसको तुम सॉल्व करके देखो, -EA हो गया, बात एक ही है ना। चलो, तो क्या पूरा क्यूब का काम हो गया, तो नहीं, पूरा क्यूब का काम तो अभी भी नहीं हुआ है। अब हम लोगों को बात करना है इस सरफेस का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस EFGH, है ना, EFGH, इस सरफेस का अगर बात करें, बोलो फ्लक्स क्या होगा, तो E डॉट एरिया, बतलाओ तो E किधर है, तो E तो भाई इधर है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इधर ही होगा, है ना। देखो तो E इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, बीच का एंगल 0 ना, तो EA cos 0 तो 1 EA आया क्या। तो सोचो 6 सरफेस था, 4 सरफेस के थ्रू तो पहले ही 0 हो गया, और 2 जो सरफेस बचा, एक के कारण, एक के थ्रू निकाले तो -EA आया, दूसरे के कारण कितना आया, +EA। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो φ1 प्लस φ2, φ1 हो गया -EA और φ2 हो गया +EA, टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब देखो इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन तो ये निकालो कि अगर जब भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, तो एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है। सेकेंड बात, जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करे उस सरफेस पर, देखो यहां इंटर कर रहा है, क्यूब में इंटर कर रहा है ना, जहां लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होता है, और जहां से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकले वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। और अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें, इस पूरे क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें, तो एक नया कंक्लूजन हम लोग पढ़े, उसको आगे लिखवाएंगे भी, पहले तो इसका तुम स्क्रीनशॉट एक ले लो। नया कंक्लूजन हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस मतलब समझा ना, चारों तरफ से बंद सरफेस, फुटबॉल है चारों तरफ से बंद है, सिलेंडर है ऊपर नीचे ढक्कन लगा दो वो भी चारों तरफ से पैक हो गया, कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे क्यूब हो क्यूबॉइड हो,
और अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ठीक ना? देखो यहां हम नोट में लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक ना, ये परमानेंट रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस in uniform electric field is always equal to 0, always equal to 0। देखो इसमें दो बात याद रखना, एक तो क्लोज सरफेस, चारों तरफ से बंद सरफेस, दूसरा बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये 0 होता क्यों है? तो तुम बोल सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स entering into the surface are equal to the number of lines of force emerging through it। मतलब कि जितना लाइन्स ऑफ फोर्स एक तरफ से इंटर करता है, अगर उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा हो, तो जहां लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर करता उसको फ्लक्स को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, और जहां बाहर निकलता उसको, जैसे मान लो कोई इरेगुलर शेप ही है, समझो एक फुटबॉल है, कुछ हवा उसका निकला हुआ है, अब जो है लाइन्स ऑफ फोर्स देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सोचो तो इस फुटबॉल में देखो यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है और यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर। अगर 3 लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ इंटर कर रहा है तो तीनों यहाँ से बाहर भी निकल रहा है ना। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो और यहाँ कुछ और, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म जब क्लोज सरफेस होगा तब तो जितना इंटर किया, मतलब यहाँ पर जितना फ्लक्स तुमको माइनस में आएगा और यहाँ जो फ्लक्स में आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। केवल हम क्यूब वाला एग्जाम्पल पे ही नहीं बोल रहे हैं, वो चाहे सिलेंडर हो, कोई भी तरह का शेप हो, है ना। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी लिख लो। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को ले रहे हैं। देखो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितना ही ज्यादा कोई सरफेस को क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखना तो, अगर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये तुमको ज़्यादा बेहतर ढंग से सिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक डिस्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है। ये देखो ये हेमी स्फीयर है, हॉलो है, ठीक ना, ये हॉलो हेमी स्फीयर है। मतलब सरफेस ये वाला है, ठीक ना, नीचे से पैक नहीं। वैसे ही ये हॉलो जो है कोन है। एक ही टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम तीनों को रखे हुए। तुमसे कहा गया कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हॉलो हेमी स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मान लो φ2 है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू द हॉलो कोन F(phi3). तुमसे कहा गया कि बतलाओ φ1, φ2 और φ3 में क्या रिलेशन है। थोड़ा सोचो तो, किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा, φ1 ज़्यादा होगा, φ2 ज़्यादा होगा, φ3 ज़्यादा। तो जैसा कि तुम अभी सीखे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो सोचो तो, अगर तुम यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहे हो और लाइंस ऑफ फोर्स को अगर काउंट करो तो इसमें भी तुम कितना फोर्स काउंट करोगे, कितना लाइंस काउंट करोगे? 3 ठो क्रॉस किया। इसमें भी देखो 3 क्रॉस किया, क्योंकि बेस वाला पार्ट तो तीनों का सेम है ना। यहाँ भी 3 ठो लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करते हुए तुमको दिखाई पड़ा। तो बतलाओ तो, अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, या ये जो कॉनिकल सरफेस है, किसके थ्रू ज़्यादा है, तो बोलोगे ना कि इसमें जो है φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स को मतलब क्या चीज़ से है? तो लाइंस ऑफ फोर्स को मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब क्या चीज़ से है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चूंकि इक्वल नंबर में क्रॉस कर रहा है तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, ये तो समझ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग इससे एक बात तो समझ गए कि अगर हमसे कोई पूछे कि हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालो, तो निकालने में, इसमें तो फ्लक्स निकालना आसान होता है। जैसे प्लेन सरफेस है, देखो जैसे प्लेन सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालो तो बोलेंगे ना इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देख लो बीच का एंगल कितना, ये cos थीटा। लेकिन हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालो तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। एरिया वेक्टर हेमिस्फीयर है, यहाँ एरिया वेक्टर इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, निकालें कैसे? तो देखो, इतना तो तुम समझ गया ना कि इस हेमिस्फीयर के थ्रू कोई तुमसे फ्लक्स पूछे या इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों रीजन, क्योंकि दोनों में लाइंस ऑफ फोर्स तो वही ना, यानी हमको ये प्लेन सरफेस से ही ना मतलब है, ये बेस एरिया से ही ना मतलब है, वही ना लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर को डिसाइड कर रहा है। जैसे देखो, तुमसे कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन डिस्क। सपोज करो एक डिस्क है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक ना, इसके थ्रू फ्लक्स निकालो तो तुम बोलोगे ना एरिया वेक्टर किधर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बीच का एंगल देख लो कितना है, मान लो एंगल थीटा है, बतलाओ तो फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट ए, यानी फ्लक्स कितना बोल दोगे, ये cos थीटा। यही क्वेश्चन अगर तुमसे कहा जाए कि एक हेमिस्फीयर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, देखो कहा गया एक हेमिस्फीयर है, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। बस देखो, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है। फिर वही बात करेंगे, बोलेंगे ये जो हेमिस्फीयर है मेरे लिए इक्विवेलेंट टू क्या है, डिस्क है, बशर्ते कि देखो याद रखना ये हॉलो है। अगर ये सॉलिड होता, नहीं पैक होता, तब तो यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता, यहाँ बाहर निकलता, और अभी जैसा कि तुम पढ़ा था कि क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होता है, जीरो, तब वहाँ फ्लक्स जीरो हो जाता है। लेकिन ये हेमी हॉलो स्फीयर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो तुमसे कोई पूछे फ्लक्स कितना होगा, कैसे काउंट करेंगे, तो तुम ये बोलना कि देखो हमको इस सरफेस से कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि जो इसके थ्रू फ्लक्स होगा वही तो इसके थ्रू होगा। यानी तुम सीधे इसको कन्वर्ट कर लो किस में, एक डिस्क में, और इस डिस्क का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, बीच का एंगल थीटा है, फ्लक्स हो गया ई cos थीटा, ई डॉट ए होता है ये cos थीटा। आसान है कि नहीं? लेकिन याद रखना ये सब तब बात हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है।
है ना। यानी इतना तो समझ गया ना, चाहे डिस्क हो, हेमी हॉलो स्फीयर हो, हॉलो कोन हो, बेस एरिया अगर सेम है और एक ही टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सेम ओरिएंटेशन जैसा फिगर में हम बनाए हैं दिया हुआ है, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो तीनों के थ्रू सेम होगा। ठीक ना। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो देखो अभी जो भी हम लोग बात की है, ये सब बात किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म का बात नहीं किए। क्या क्या सीखे, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहे हैं। हम लोग ये सीखे कि कोई भी प्लेन सरफेस के थ्रू जितने ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ई डॉट एरिया वेक्टर के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर प्लेन सरफेस हो, सिंगल सरफेस हो, तो हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग फील्ड के डायरेक्शन वाला साइड में लेते हैं। और अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो एक हम अलग एग्जांपल लेते हैं। कहा गया तुमसे ये पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a hollow sphere. Find electric flux through this hollow sphere. ठीक ना। इस hollow sphere के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आप क्वेश्चन समझना। चलो इमेजिन करो एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे एक क्यू चार्ज को रख दिए। कह रहा ये बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस फुटबॉल के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू। तो देखो जो स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ता है, अब उसके दिमाग में क्या आ जाता है, कहता अभी तो आप सिखाए थे जब क्लोज सरफेस हो तो फ्लक्स 0 होता है। बोलेंगे कि देखो हम जो सिखाए थे उसमें 2-3 बात बोले थे। पहले तो ये कि जब भी क्लोज सरफेस का बात हो तो फ्लक्स तब 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो सोचो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। देखो इस जानते हो ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑल डायरेक्शन में इससे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा, ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा। सोचो ये फुटबॉल के तुम चारों ओर मूव करोगे तो हर जगह लाइंस ऑफ फोर्स निकलते ही ना दिखाई पड़ेगा। और ये जानते हो ना, लाइंस ऑफ फोर्स जब ओरिजिनेट करता है, बाहर निकलता है, इमर्ज करता है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव न लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो बतलाओ तो कहीं भी ऐसा है जहां हम लोग बोलें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस में होगा? सब जगह तो लाइंस ऑफ फोर्स इस फुटबॉल से बाहर निकल रहा है। और सेकेंड बात, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? मान लो अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो सरफेस है, यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सब जगह सेम होगा। इस फुटबॉल के सरफेस पर कहीं भी बात करोगे तो, लेकिन जहां तक सवाल डायरेक्शन का है, देखो यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स इधर है, यहाँ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब पॉइंट पे अलग अलग है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड में भले सब जगह सरफेस पर सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और हम जो स्टेटमेंट लिखवाए थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। समझ गया? यानी इतना तो तय है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने वाला तो नहीं है, और जब होगा तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना इमर्ज कर रहा, बाहर निकल रहा है। कैलकुलेट कैसे करें? तो सोचो
अगर तुम इस फुटबॉल पे यहाँ पर एक छोटा सा इसके पार्ट, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट कंसीडर करो, है ना। हम लोग डीए एरिया का एक एलिमेंट कंसीडर किए। चलो थोड़ा इमेजिन करो, देखो ये फुटबॉल है ना, एरिया वेक्टर किधर, तो अगर यहाँ देखोगे तो इधर, यहाँ देखोगे इधर, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर बोलना है, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर। और सोचो तो एरिया वेक्टर इधर, ऐसे भी जानते हो ना, रेडियस जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जिधर रेडियस है वही यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही डायरेक्टेड है, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिन। तो अगर तुम इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, बोलो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। जिधर ई है उधर ही डी ए है, बीच का एंगल कितना हो गया, तो 0, यानी फ्लक्स कितना हो गया, ई डी ए हुआ क्या, बोलो। लेकिन ये जो फ्लक्स तुम निकाले इस एलिमेंट पे न निकाले, और मुझे पूरे स्फीयर पे निकालना है, तो सोचो यहाँ अगर एलिमेंट है तो यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, और हर जगह ई और डी ए सेम डायरेक्शन में ना है। तो तुमसे अगर कहा जाए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड या थ्रू द हॉलो स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो बोलेंगे कि इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ई डी ए। और देखो यहाँ राउंड कर देते हैं। जब हम लोग क्लोज सरफेस के चारों तरफ से बंद सरफेस का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे राउंड सिंबल दे देते हैं, है ना। देखना तो फ्लक्स कितना, ई इंटीग्रेशन डी ए। ई का तो वैल्यू मुझे मालूम है, डी ए का इंटीग्रेशन, सोचो तो डीए का इंटीग्रेशन मतलब जितना भी एलिमेंट है सारे के एरिया को ऐड करना। तो बोलो तो फुटबॉल का जो सरफेस है, हॉलो स्फीयर का जो सरफेस है, उसका एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे कि तब हो गया ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देख लो हर पॉइंट पर जिधर ई है उधर ही डी ए है, ई डी ए ई डी ए ई डी ए, सारे ई डी ए को ऐड कर दिए, तो डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा आप ध्यान से देखना, ई का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो ये फ्लक्स कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया क्या। ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा देख लो बढ़िया से। इस फ्लक्स को रेडियस से कोई लेना देना है, यानी कि अगर तुम ये एक छोटा फुटबॉल लेता, इससे भी एक बड़ा फुटबॉल लेता, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकल रहा वही ना इससे इसको क्रॉस करेगा। देखो ये जो रिजल्ट है ना, एक तरह से तुम बोल सकते हो, आगे जो हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, ये समझ लो कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। देखो अब जो बात समझा रहे ध्यान से देखना, इससे हम लोग ये सीखे कि स्फीयर छोटा हो, स्फीयर बड़ा हो, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। फ्लक्स को रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, फ्लक्स सीधे क्या आया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा देखो तो अगर तुमसे कोई कहे कि अच्छा इसी क्यू चार्ज को हम एक इस तरह के शेप में बंद कर देते, एक मान लो बॉक्स बनाए हो ऐसा शेप का, चारों तरफ से बंद बॉक्स है, अब बतलाओ तो अब इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। थोड़ा एक मिनट के लिए सोचो, तुम यहाँ बॉक्स बना दो, चाहे स्फीयर बना दो, कैसा भी शेप बना के इसको पैक कर दो, लाइंस ऑफ फोर्स तो इतना ही ना निकलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो उतना ही ना होगा। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या है,
गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो यानी क्लोज सरफेस हो और उसके थ्रू अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो तुम उस सरफेस को मत देखना, ये देखना कि उसके अंदर में कितना चार्ज है, और जितना चार्ज हो उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, वही वैल्यू किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सरफेस रेगुलर है इरेगुलर है किस शेप का है उसका नहीं, चारों तरफ से अगर बंद सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, तो ये हम तुमको कंसेप्ट सिखाए आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आगे हम तुमको गॉस लॉ के बारे में डिटेल में सिखाएंगे, उसका एप्लीकेशन सिखाएंगे, फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताएंगे। लेकिन पहले जो है हम एक बेसिक आइडिया तुमको दिए हैं कि जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाए, क्योंकि आगे का सारा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है। ठीक ना, धन्यवाद।